स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और अपने कैपिटल गेन के टॉपिक को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट्स तो समझा ही दिए थे। आज एग्जेम्पशन का एक टॉपिक है सेक्शन 54 में, मतलब इसको चाहे आप सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन कह लो या फिर आप ये कह सकते हो कि कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर कौन कौन सी एग्जेम्पशंस आपको अलाउडेड है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकल भी जब आपने करने होते हैं तो ये सेक्शन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज 5 सेक्शन हैं हमारे। 54 सेक्शन क्या है, 54B सेक्शन, 54D सेक्शन, 54 EC सेक्शन और 54F सेक्शन, ये 5 सेक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से समझते हैं पहले सेक्शन को और करते हैं पहली एग्जेम्पशन। शुरू करने से पहले दोस्तों आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग किसी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, बहुत रीजनेबल रेट्स पे आपको मिल जाएंगी क्लासेस। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 54 आता है। अब देखो सेक्शन 54 में आपको सबसे पहले सबसे पहले एग्जेम्पशन दी जाती है कैपिटल गेन के लिए। और अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है किसी रेजिडेंशियल हाउस को बेचने के बाद, तो उसके लिए अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो सेक्शन 54 में आपको उस चीज की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब अगर किसी एसएससी को रेजिडेंशियल हाउस बेचने के बाद कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको एग्जेम्पशन अगर चाहिए तो सेक्शन 54 में उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो अब इस सेक्शन में अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, रेजिडेंशियल हाउस से अगर आपको गेन हुआ है और इस सेक्शन में आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशन और एलिजिबिलिटी है जो देखकर जाना पड़ेगा। तो अब उन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो ये सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन है ना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एसएससी या फिर एचयूएफ वालों को ही मिलेगी। इसके अलावा किसी और दूसरे एसएससी को नहीं मिलेगी। जैसे कि कंपनी को नहीं मिलेगा, एओपी या बीओआई अगर आप हो तो आपके लिए ये सेक्शन एलिजिबल नहीं है, आपको ये एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हो तो सरकार ने आपको यह भी क्लियर करा है कि सेक्शन 54 में अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो जो भी रेजिडेंशियल हाउस आप बेचकर गेन कमा रहे हो वो रेजिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए। मतलब जो भी रेजिडेंशियल हाउस आप सेल करोगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना कंपलसरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म नेचर के लिए रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हो या शॉर्ट टर्म गेन कमा रहे हो तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दिस एग्जेम्पशन इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल टू दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने के बाद आएगा। तो कुल मिला के रेजिडेंशियल हाउस जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना जरूरी है। अब सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिया था। अगर तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज ये बोली गई है कि जो भी तीसरी चीज ये बोली गई है कि जो भी आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है या जो भी आपके पास रेजिडेंशियल हाउस है, अगर साल में आपने उसको रेंट पे कहीं किसी को दिया था तो उसके ऊपर जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होनी जरूरी है। अगर आप उस हेड में उस इनकम को चार्जेबल नहीं कर रहे हो या उस हेड में वो इनकम चार्जेबल नहीं हो रही है तो आपको इस सेक्शन 54 के अंदर भी उस हाउस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया कि इनकम जो हो रही है ना उस हाउस प्रॉपर्टी को, मतलब जो सपोज आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस था तो उसको आपने रेंट पे दिया था तो अब आपको रेंटल इनकम मिल रही है, अब आपको इनकम तो हो रही है, तो जो भी इनकम आपको रेजिडेंशियल हाउस से मिलेगी वो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होना जरूरी है। अगर नहीं हो रही तो एग्जेम्पशन आपको इस सेक्शन के अंदर नहीं दी जाएगी, ये भी कंडीशन है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, आगे ये बताया गया कि अगर एक असेसी को रेजिडेंशियल हाउस बेचने के बाद कैपिटल गेन हो रहा है और वो कैपिटल गेन हो रहा है 2 करोड़ से ज्यादा का, इतनी बड़ी अमाउंट यस हो जाता है, कई बार बहुत सारे केसेस आते हैं 2 करोड़ से मोर देन अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में सरकार कहती है कि आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस जो इंडिया में होना चाहिए, मतलब आपने क्या करना है, जो कैपिटल गेन है ना
उसको आपने किसी दूसरे रेजिडेंशियल हाउस को इंडिया में खरीदने के लिए लगाना है। मतलब वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया शुड बी परचेज्ड, मतलब आपने अपने उस कैपिटल गेन को किसी एक रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने के लिए लगाना है इंडिया के अंदर, यानी परचेज करना है। अब टाइम पीरियड क्या है? विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 2 ईयर आफ्टर। अब सुन लो, विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ आ गया होगा? ट्रांसफर डेट से एक साल के पहले के बीच बीच में, विद इन 1 ईयर बिफोर, मतलब विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने क्या कर लेना है? उस अगर इस पीरियड के बीच में आपने परचेज कर ली तो आपको ये, मतलब आपने ये कंडीशन फुलफिल कर ली है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सर अगर मैंने सपोज परचेज नहीं करना है, मैंने बनवाना है, तो आपके लिए जो टाइम पीरियड है वो विद इन 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विद इन 3 ईयर आफ्टर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। परचेज के लिए 1 बिफोर और 2 आफ्टर होगा, और जबकि कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर आफ्टर होगा। तो 1 2 3 आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम हुआ तो आपने एटलीस्ट 2 घर, एट योर ऑप्शन, आपकी ऑप्शन पे आपने 2 घर इंडिया में, मतलब बाकी टाइम पीरियड वही है। जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा वाले केस में एक रेजिडेंशियल हाउस की कंडीशन है ना, 2 करोड़ से कम वाले केस में 2 रेजिडेंशियल हाउस की कंडीशन है। आप अपनी ऑप्शन के हिसाब से 2 रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में रख सकते हो, चाहे उसको परचेज करके और चाहे कंस्ट्रक्ट करवा कर। ठीक है। अगर आपका 2 करोड़ से कम अगर आपका 2 करोड़ से कम का गेन है तो ये वाला केस आएगा, 2 रेजिडेंशियल हाउस की बात हो रही है। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल गेन है तो एक रेजिडेंशियल हाउस की कंडीशन रखी गई है। ठीक है। इसके बाद ये बोला गया कि सपोज करो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने नहीं करना इन्वेस्टमेंट, सपोज मैंने नहीं बनवाना घर, मैंने नहीं खरीदना कोई घर, मेरे पास ऑलरेडी वैसे ही है। तो सरकार कहती है ऐसा करो, अगर आपने घर नहीं खरीदना ना, तो जिस पैसे को आपने अपने कैपिटल गेन की तरह कमाया है ना, उस कैपिटल गेन को क्या कर लो? CGAS, कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा दो। क्या करवा दो? डिपॉजिट करवा दो। मतलब एक तो कंडीशन है कि या तो क्या कर लो, नया घर खरीद लो टाइम पीरियड के विद इन, या फिर कंस्ट्रक्ट करवा लो 3 साल के अंदर अंदर। अगर नहीं करवाना तो उसी पैसे को क्या कर दो? CGAS के अंदर इन्वेस्ट कर दो, यानी डिपॉजिट करवा दो। ठीक है, ताकि फ्यूचर पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप ऐसा काम करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने इस सेक्शन को फॉलो करा है और आपने नए रेजिडेंशियल हाउस के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है, तो ये मानते हुए सरकार आपको एग्जेम्पशन देगी। ठीक है। सर अब ये एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी? एग्जेम्पशन मिलेगी कि जितना नए घर की रेजिडेंशियल हाउस की वैल्यू होगी और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, विच एवर इज लेस, यानी जो नए घर में आपने पैसा डाला उसकी कॉस्ट कितनी है और जो आपको कैपिटल गेन हुआ वो, इन दोनों में जो भी वैल्यू कम होगी उतनी एग्जेम्पशन आपको दे दी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ऊपर जो मैंने CGAS में इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है, सपोज आपने घर नहीं खरीदा और आपने पैसा डाल दिया किसमें? CGAS में, तो याद रखिएगा CGAS भी मैक्सिमम 10 करोड़ तक आपकी एग्जेम्पशन मिलेगी। आपको 10 करोड़ से ज़्यादा की एग्जेम्पशन आपको CGAS में भी डिपॉजिट करने के बावजूद नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए, हाँ जी। तो देखिए अब सेक्शन 54B आपको क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई कैपिटल गेन एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर हो रहा है तो उस कैपिटल गेन के ऊपर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54B के अंदर। तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या बोली जाती हैं जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF की तरह इस सेक्शन में आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन कंपनी, BOI या कोई एनी अदर असेसी इसके अलावा आ रहा है तो उस असेसी को यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में ही आपको ये एग्जेम्पशन दी जाएगी। सेकेंडली, जो भी एग्रीकल्चर लैंड आप बेच रहे हो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन करवाई थी तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट में नहीं आती, तो उसमें से एक नाम था रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपकी कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता, तो इसीलिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ही कंसीडर किया जाएगा कैपिटल एसेट। और अगर आप उसी चीज़ को बेचोगे तो ही आप क्या ले सकते हो? सेक्शन 54B के अंदर एग्जेम्पशन ले सकते हो। इसके बाद ये बोला गया है
कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड आप बेच रहे हो, जिस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को भी आप बेचोगे, उसकी एक कंडीशन ये है कि आपने, अब देखो बेचना क्या ज़रूरी है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन सरकार कह रही है कि उस कैपिटल गेन को आप कहीं पे इन्वेस्ट करो। अब कहीं पे नहीं, बल्कि सरकार आपको कहना चाहती है कि अगले 2 सालों के विद इन, यानी जिस दिन भी आपने ट्रांसफ़र करी उस डेट से लेकर अगले 2 सालों के विद इन आपने क्या करना है, एक नई एग्रीकल्चर लैंड को खरीदना है। अगर आप 2 सालों के विद इन नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हो, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो ही आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी सेक्शन 54B के अंदर, नहीं तो नहीं दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी एग्रीकल्चर लैंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप उसको रूरल के लिए करो चाहे अर्बन के लिए करो, दोनों के लिए अलाउड है। मतलब बेचना सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को है, लेकिन खरीदना रूरल या अर्बन दोनों का अलाउड है। और विद इन 2 ईयर्स के विद इन आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कैपिटल गेन का पैसा उसमें इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, नहीं करते हो तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सरकार कहती है अगर नहीं करते हो ना, तो एक कंडीशन है साथ ही साथ, कौन सी, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो या फिर आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदते हो, मतलब रिटर्न डेट से पहले पहले, सुन लो, डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले, मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको अपने पैसे को किस में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, CGAS अकाउंट के अंदर, यानी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस मनी को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो। अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहते तो चाहे डिपॉजिट मत करवाना, लेकिन अगर आप डिपॉजिट करवा दोगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आप डीम टू बी अलाउड हो किसके, इसके लिए, सेक्शन 54B के लिए एग्जेम्पशन लेने के लिए। बात समझ आ गई? कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, सेम रूल वही है, जितना कैपिटल गेन होगा और जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, विच एवर इज लेस, मतलब जितना आपने, मतलब सपोज जितने की भी आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, उस एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 54D के ऊपर। ये आपको सेक्शन कहता है कि कैपिटल गेन अगर आपको किसी ऐसी लैंड, बिल्डिंग या दोनों चीज़ों को बेचने पर हुआ है जो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए अगर आपकी कोई लैंड और बिल्डिंग इस्तेमाल की जा रही है और आप उस चीज़ को बेचकर कैपिटल गेन ले रहे हो या कैपिटल गेन आपको हो रहा है, तो उसके लिए एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 54D दे देगा, यानी D। ठीक है, तो इस केस में भी कुछ कंडीशंस है और ये बिल्कुल सेम कंडीशंस है जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा चेंज क्या है कि इस सेक्शन के अंदर अकेले इंडिविजुअल या HUF नहीं, बल्कि हर कोई आ सकता है। हर कोई मीन्स किसी भी तरह का असेसी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, AOP है, BOI है, एवरी टाइप ऑफ असेसी इज कम हेयर। इंडिविजुअल HUF, कंपनी, AOP, BOI, हर तरह के असेसी को इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन अलाउ करी गई है। ठीक है, अब एग्जेम्पशन अकेला इस चीज़ के लिए नहीं मिलेगी। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको बेचना क्या पड़ेगा, आपको कंपल्सरी बेसिस पे अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर करवाना पड़ेगा। एक्वायर मीन्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी आपके जितने भी राइट है उस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर वो दूसरे पर्सन के पास चले जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो चुकी है तो लैंड एंड बिल्डिंग वही होनी चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के साथ अटैच ही नहीं है, तो ये सेक्शन में एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इस सेक्शन में सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो पहली चीज़ यही बेचनी पड़ेगी। अब जो भी कैपिटल गेन होगा उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको इस्तेमाल करना है, आपने ध्यान सुनना ज़रा। उस पहली बात तो ये कि जो भी इंडस्ट्री के लिए आप लैंड बेच रहे हो ना, उसको इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया होना चाहिए, पास्ट में किया होना चाहिए। अब जो भी कैपिटल गेन आपको बेचने पर हुआ, उस कैपिटल गेन को आपने या तो लैंड, मतलब आपने क्या करना है, या तो खरीदने के लिए, मतलब परचेज करने के लिए, या नई लैंड एंड बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लगाना पड़ेगा। मतलब जिस दिन भी मैंने ट्रांसफ़र किया उस डेट से लेकर अगले 3 सालों के विद इन आपको नई लैंड एंड बिल्डिंग या तो बनवानी पड़ेगी या फिर उसको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल गेन उसमें लगा देते हो, मीन्स अपने कैपिटल गेन को इन चीज़ों के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो पहला बेचना भी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, खरीदना भी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग।
खरीदना या कंस्ट्रक्ट भी क्या करवाना है, लैंड एंड बिल्डिंग, और दोनों किस पर्पस के लिए होने चाहिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पस के लिए होने चाहिए, तो ही एग्जेम्पशन आपको दी जाएगी। और सर कितनी एग्जेम्पशन मिलती है, और सबसे पहली बात तो सर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो CGAS अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना, अगर करवाओगे तो भी हम ये मान के चलेंगे कि आपने डीम टू बी इन्वेस्टमेंट करी है, यानी आपको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो और खरीद भी नहीं रहे हो तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। मिलेगी कितनी, जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग की बनाने की कॉस्ट है या उसको खरीदने की कॉस्ट है, और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। हाँ जी, तो अब इसके बाद आता है सेक्शन 54 EC, जिसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आप कुछ बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होने वाला, मीन्स आपको कुछ एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। अब वो बॉन्ड्स कौन से हैं जो सरकार द्वारा बताए गए हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, अब वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है ये सभी एसएससी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स सभी एसएससी के लिए यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन अलाउड है। नंबर 2, जो भी एसएससी इस सेक्शन, अब देखो सेकेंड कंडीशन तो यही है कि आपको क्या बेचकर इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो सरकार कहती है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच देते हो, बीइंग अ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप लैंड बिल्डिंग या दोनों चीज़ें बेचते हो और वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हो, तो ही आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन दी जाएगी। लेकिन एक और चीज़ साथ में बता दी कि सिर्फ बेचने पर नहीं कुछ करना आपने, मतलब जो भी आप लैंड और बिल्डिंग और बोथ दोनों यानी दोनों बेचोगे और जो भी कैपिटल गेन होगा ना आपको, उस कैपिटल गेन को आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, कहाँ पे, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स के बीच में। अब वो स्पेसिफाइड एसेट्स और कोई नहीं है बल्कि सर्टेन बॉन्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं जिसको सरकार ने बताया है, जैसे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRFC इंडियन फाइनेंस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कुछ भी ऐसे स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो RBI द्वारा बताए गए हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताए गए हैं, अगर आप उनमें पैसा डाल देते हो तो भी आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब क्या दो चीज़ें बताई मैंने, बेचना क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी वाली, लैंड बिल्डिंग और बोथ। इवन आप डेप्रिशिएबल एसेट भी बेच सकते हो, इवन आप डेप्रिशिएबल एसेट भी बेचकर ये एग्जेम्पशन ले सकते हो। और दूसरी चीज़, जो भी कैपिटल गेन आएगा उसको बॉन्ड्स में पैसा डालना है, और बॉन्ड्स किस में पैसा डालना है, ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए जो फेमिलियर नेम है उनमें, या फिर इसके अलावा कोई भी अनदर बॉन्ड्स हैं जो स्पेसिफाइड बताए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आप पैसा डाल सकते हो और ये एग्जेम्पशन ले सकते हो। अब एग्जेम्पशन ले कितनी सकते हो वो बता देता हूँ। तो सरकार ने कहा जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे और जितना कैपिटल गेन बनेगा, विच एवर इज लोअर ले सकते हो, लेकिन एक और कंडीशन है साथ में कि मैक्सिममली 50 लाख से ज़्यादा आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज द वे। अब हम लास्ट सेक्शन पे बात करते हैं, सेक्शन 54F के बारे में, जिसमें हमें लास्ट में ये बताया गया कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 54F भी आपको एग्जेम्पशन दे देगा। अब इस सेक्शन में आपको सबसे पहले तो यही बता दिया गया कि आपको पैसा डालना कहाँ है, रेजिडेंशियल हाउस की, मतलब रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, सिंपल सी बात। लेकिन सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये सेक्शन में एग्जेम्पशन किनको दी जाएगी, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को फिर से दी जाएगी। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म नेचर का आपने क्या बेचना है, किसी भी कैपिटल एसेट को बेचना है। लेकिन अब एक कंडीशन सुन लो जरा, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस में पैसा डालोगे तो सेक्शन 54 आना चाहिए, लेकिन सेक्शन 54F कहता है रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचना है। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस में पैसा डाल दोगे तो वो सेक्शन 54 आ जाएगा। इसीलिए मैं उससे थोड़ा डिफरेंट हूं कि कोई भी कैपिटल एसेट बेच दो और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो तो सेक्शन 54F आपको अलाउ करेगा, तो सेक्शन 54F आपको एग्जेम्पशन दे देगा। तो क्या कंडीशन है, सबसे पहले आपको बेचना क्या है, कोई भी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचना। अगर आप सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन F में एग्जेम्पशन चाहते हो तो सेक्शन 54F आपको तभी एग्जेम्पशन देगा अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे लेकिन रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचोगे, एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि बेचने के बाद जो कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन को लगाना रेजिडेंशियल हाउस में है। कंडीशन ये है कि बेचना नहीं है रेजिडेंशियल हाउस पर खरीदना रेजिडेंशियल हाउस ही है।
मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच दो और जो कैपिटल गेन आएगा अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट किसी रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने के लिए लगा देते हो या किसी को खरीदने के लिए यानी परचेज करने के लिए या बनाने के लिए लगा देते हो सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस, तो भी आपको सेक्शन 54F के अंदर एग्जेम्पशन दी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जेम्पशन कितनी अलाउड है, तो ऑब्वियस सी बात, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट एग्जेम्पशन है। तो ये कहा गया है कि अगर आपने जहाँ रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है उस घर की कॉस्ट, मतलब उस इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई गई है, कॉस्ट कितनी लग रही है उस रेजिडेंशियल हाउस में, वो कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो आपकी नेट सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है, यानी जिस एसेट के ऊपर भी आप एग्जेम्पशन देना चाहते हो, अगर उस एसेट की यानी उस चीज़ की जो नेट सेल कंसिडरेशन है अगर उससे ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन केस जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोपोर्शनल कैपिटल गेन आपका क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट करा जाएगा, सारा का सारा नहीं किया जाएगा। और प्रोपोर्शनल निकालना कैसे है, देखिए ज़रा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी होगा मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, एक फॉर्मूला है जिसको आप फिल करके पता कर सकते हो कि मुझे 54F के अंदर कितनी एग्जेम्पशन दी जाएगी अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है और मेरा नेट सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है। ठीक है जी, तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स जो आपके हर सेक्शन को कवर अप कर रहे हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्शन अच्छे से समझ आ गई होंगी।